समय और स्थितियों को अनुकूल बनाया जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। पार्ट 3। इस सदन में चल रही चर्चा में दो सवाल विचारार्थ रखे गए हैं। इन सवालों का मेरे मन पर इतना गहरा असर हुआ है कि मैंने उन्हें दर्ज कर रखा है। उनमें से एक सवाल मेरे मित्र बिहार के मुख्यमंत्री ने कल की सभा में अपने भाषण में उपस्थित किया था। वह पूछ रहे थे कि मुस्लिम लीग को इस संविधान सभा में सहयोगी होने से प्रस्तुत प्रस्ताव कैसे रोक सकता है। आज मेरे मित्र डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने दूसरा प्रश्न उपस्थित किया कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से यह प्रस्ताव अलग तो नहीं। महोदय, यह दोनों सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनके केवल जवाब नहीं, स्पष्ट जवाब दिए जाने चाहिए। मुझे साफ तौर पर ऐसा लगता है कि प्रस्तुत प्रस्ताव से कुछ निकलने का उद्देश्य हो या ना हो, यह केवल आकस्मिक घटना हो या ना हो, लेकिन इस प्रस्ताव का निश्चित परिणाम मुस्लिम लीग को संविधान सभा से बाहर रखने में ही होने वाला है। इस संदर्भ में प्रस्ताव के तीसरे परिच्छेद की ओर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह परिच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। तीसरे परिच्छेद में भारत के भावी संविधान के बारे में विचार गया है। प्रस्ताव रखने वाला इसके जरिए क्या कहना चाहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि मंजूर होने के बाद यह प्रस्ताव तीसरे परिच्छेद के संदर्भ से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्देशन का काम करेगा। यह कहना है इस तीसरे परिच्छेद में। तीसरा परिच्छेद कह रहा है कि इस देश में राज्यसभा के दो प्रकार होंगे। पहला, निचले स्तर पर स्वायत्त प्रांत अथवा राज्य अथवा ऐसे हिस्से होंगे जो अखंड भारत में शामिल होना चाहते हैं। ये स्वायत्त घटना पूरी तरह अधिकार युक्त होंगे। उनके कुछ अन्य अधिकार भी होंगे। घटक प्रांत के ऊपरी स्तर पर संघ राज्य होंगे। कुछ हद तक उन्हें कानून बनाने, उन पर अमल करने और प्रशासन चलाने के अधिकार होंगे। प्रस्ताव का यह हिस्सा पढ़ते हुए सम्मिलित करने की संकल्पना के संदर्भ और एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरी तरफ के प्रांतीय सरकारों के बीच संपर्क बनाए रखने वाली व्यवस्था मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि पर इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद या कांग्रेस की वर्धा में परिषद में पारित किए गए प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद भी प्रांतों के एकीकरण की संकल्पनाओं के संदर्भ में मुझे कहीं नहीं दिखाई देती। इसलिए मानना ही पड़ेगा कि मैं बेहद आश्चर्यचकित हूँ। इस प्रकार अलग गुट बनाने की कल्पना जाती तौर पर मुझे स्वीकार नहीं। मुझे मजबूत केंद्र सरकार पसंद है। 1935 में भारत सरकार कानून द्वारा तैयार किए गए केंद्र सरकार से भी अधिक मजबूत केंद्र सरकार मुझे चाहिए। लेकिन महोदय, मेरे इन मतों को वर्तमान स्थिति में कहीं स्थान है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। हमने काफ़ी लंबी यात्रा की है। मेरी नज़र में जिस बेहद प्रशंसनीय, सम्मानजनक और आश्रय का स्थान माना जाए ऐसी
150 साल की प्रशासनिक व्यवस्था से निर्माण हुई मजबूत केंद्र सरकार को डिगाने की सहमति कांग्रेस पक्ष ने क्यों दी, यह कांग्रेस ही जाने। इस भूमिका का त्याग करने के बाद तथा हमें मजबूत केंद्र सरकार नहीं चाहिए, ऐसी भूमिका अपनाने के बाद घटक राज्य तथा केंद्र सरकार को जोड़ने वाली बीच की उपसंघ राज्य की कड़ी स्वीकारने के बाद परिच्छेद 3 में शामिल करने की योजना का जिक्र क्यों नहीं किया गया, यह मैं जानना चाहता हूँ। एकत्रीकरण से संबंधित धारणाओं को ठीक से समझने में कांग्रेस पक्ष, मुस्लिम लीग और अंग्रेज सरकार सहमत नहीं हो पा रही हैं, यह मैं समझ सकता हूँ। मैंने इस बारे में सोचा है और अगर मैं गलत हूँ यह कोई अप्रमाण मुझे समझा दे तो मैं अपनी राय में सुधार लाने को तैयार हूँ कि विभिन्न गुटों में विभाजित राज्यों द्वारा अगर संघ राज्य अथवा उपसंघ राज्य को मान्यता दी जाए तो कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगी। इस बात को कम से कम कांग्रेस ने मानना था। कांग्रेस की यही सोच है, इसका मुझे भरोसा है। मेरा सवाल है कि प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति द्वारा उसे तथा उसके पक्ष की जिस बात पर सहमति है, उन प्रांतों की एकता या प्रांतों के एकीकरण की बात का जिक्र प्रस्ताव में क्यों नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव में संघ की कल्पना को पूरी तरह टाला क्यों गया है। इस बात का जो भी जवाब हो वह मुझे इस प्रस्ताव में दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के प्रधान और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा उपस्थित किए गए 2 सवाल का परिच्छेद 3 यह जवाब है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 सवालों में से पहला सवाल यह है कि 16 मई के प्रस्ताव के साथ यह प्रस्ताव अलग कैसे है, और दूसरा सवाल है संविधान सभा में मुस्लिम लीग के प्रवेश पर यह प्रस्ताव क्यों प्रतिबंध लगता है। निश्चित तौर पर मुस्लिम लीग इस बात का फ़ायदा उठाएगा और अपनी लगातार अनुपस्थिति का समर्थन करेगा। महोदय, मेरे मित्र डॉक्टर जयकर द्वारा इस प्रस्ताव में संबंधित निर्णय को मुलतवी किए जाने को लेकर जो दलील प्रस्तुत की थी उसे मैं कुछ हद तक कानूनी कह सकता हूँ, भले ही इससे उन्हें थोड़ा दुख पहुँचे। उनकी दलील थी कि क्या ऐसा करने का अधिकार आपके पास है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने संविधान सभा के कामकाज से संबंधित कैबिनेट मिशन के कथन का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाया। उनकी दलील का मुख्य हिस्सा था कि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई गई है वो कैबिनेट मिशन के वक्तव्य में समाहित कार्य पद्धति से बिल्कुल अलग है। महोदय, इस मुद्दे को मैं थोड़े अलग तरीके से रखना चाहता हूँ। इस मुद्दे को सीधा मंजूर अथवा नामंजूर करने का अधिकार आपको है अथवा नहीं, यह मैं आपसे नहीं पूछूंगा। हो सकता है कि आपके पास यह अधिकार हो। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा करना आपके लिए दूरदर्शी साबित होगा? क्या आपके लिए यह सूझबूझ का निर्णय साबित होगा? अधिकार एक बात है, समझ पूरी तरह से अलग दूसरी बात है। इस बात का निर्णय लेते हुए सदन इस बात पर ज़रूर गौर करे कि क्या इस प्रकार निर्णय लेना समझदारी होगी, क्या यह कूटनीति चतुरता साबित होगी। इस पल
यह निर्णय करना क्या दूरदर्शिता साबित होगी? इसका जवाब देते मैं कहना चाहता हूँ कि यह दूरदर्शिता या समझदारी भरा कदम सिद्ध नहीं होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का विवाद मिटने के लिए एक बार और कोशिश किए जाने का सुझाव मैं देता हूँ। यह सवाल जीवन मृत्यु जितना महत्वपूर्ण है और किसी पक्ष की प्रतिशत के आधार पर उसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता, इसका मुझे यकीन है। राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचते हुए लोगों के प्रतिशत, नेताओं के प्रतिशत या दल की प्रतिशत नगण्य हो जाती है। किसी भी बात से ज़्यादा राष्ट्र का भविष्य महत्वपूर्ण होता है। संविधान सभा का काम सर्वसहमति से होने के लिए यह लाभप्रद रहेगा। इतना ही नहीं, मुझसे मुस्लिम लीग द्वारा कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व उनकी प्रतिक्रिया भी संविधान सभा को पता चलेगी। इसी कारण मैं डॉक्टर जयकर की उपसूचना का समर्थन कर रहा हूँ। हम अगर जल्दबाजी से निर्णय करेंगे तो भविष्य में उसका क्या असर होगा, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। सभागृह जिनके बस में है, उस कांग्रेस पक्ष की इस बारे में क्या योजनाएं हैं मैं नहीं जानता। इस बारे में वे क्या सोच रहे हैं यह कहने का मेरा अधिकार नहीं है। इस मामले को लेकर उनके क्या दांव पेच हैं, उनके पास यह मामले में क्या उपाय है मैं नहीं जानता। लेकिन उपस्थित सवाल पर एक तटस्थ व्यक्ति के नाते सोचते हुए मुझे लगता है कि इस बारे में निर्णय लेने की केवल यही 3 उपाय हैं कि एक दल दूसरे दल की शरण चला जाए, शांतिपूर्ण चर्चा से राह निकाली जाए और तीसरा मार्ग खुलेआम संघर्ष किया जाए। महोदय, संविधान सभा के कुछ सदस्यों से मैं यह सुन रहा हूँ कि वे संघर्ष करने की तैयारी में हैं। मैं मानता हूँ कि राष्ट्र के सामने उपस्थित समस्या का हल युद्ध के जरिए ढूंढने की कल्पना देश के किसी व्यक्ति के दिमाग में आए, इससे मैं भयभीत हो गया हूँ। मैं नहीं जानता कि देश के कितने लोग इस सोच का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि इसके कई समर्थक हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कल्पना को बहुसंख्यकों का समर्थन मिलने के पीछे वजह यही होगी कि उन्हें लगता है कि यह युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ होगा। लेकिन महोदय, यहाँ जिस युद्ध के बारे में सोचा जा रहा है, क्या उसे केवल स्थानीय, सीमित और केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ रखा जा सकता है? अंग्रेज़ों के अलावा किसी और के साथ लड़ना ना हो तो ऐसी योजना के लिए मेरे विरोध की कोई वजह नहीं होगी। लेकिन क्या यह युद्ध केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ होगा? ऐसे संकोच के बगैर मैं इन सदन को जहाँ तक संभव हो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस देश में अगर युद्ध हुआ और इस युद्ध का संबंध अगर हमारे सामने उपस्थित समस्याओं के साथ जुड़ा हो तो यह युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं होगा, वह होगा मुस्लिमों के खिलाफ। उससे बुरी बात यह हो सकती है कि यह युद्ध अंग्रेज़ और मुस्लिम के संयुक्त मोर्चे के खिलाफ होगा। धन्यवाद।